नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिसने सदियों तक कई बड़े बड़े साम्राज्यों का भाग्य तय किया। ये एक ऐसा सफर है जो दुनिया के सबसे मशहूर और विवादित हीरे के एक लंबे, दिलचस्प और खूनी इतिहास को हमारे सामने रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बेशकीमती पत्थर जिसे पाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने खून की नदियां बहा दीं, पर बदले में उन्हें मिला क्या? सिर्फ बर्बादी। जो भी राजा इसे हासिल करने में कामयाब हुआ, उसके पतन की शुरुआत मानो वहीं से हो गई। एक खौफनाक श्राप जो हमेशा इस हीरे के साथ परछाई की तरह चलता रहा। इस हीरे की असली कीमत क्या थी, इसका अंदाज़ा शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम की इस ऐतिहासिक बात से लगाया जा सकता है कि अगर चार पहलवान चारों दिशाओं में पत्थर फेंकें और एक ऊपर की ओर और उस पूरी जगह को सोने से भर दिया जाए तो भी वो कोहिनूर की कीमत के बराबर नहीं होगा। कमाल की बात है ना। उस दौर में इसे इतना अनमोल और जादुई माना जाता था कि इसकी असली कीमत का अनुमान लगाना भी नामुमकिन था। आइए अब सीधे इसकी उत्पत्ति और शुरुआती किस्सों की तरफ चलते हैं। इतिहास के पन्नों में इसकी असल कहानी 13वीं सदी के आसपास शुरू होती है। वर्तमान आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खजानों में जब ये हीरा पहली बार मिला तो इसका वजन जानते हैं कितना था? एकदम हैरान कर देने वाला, पूरे 793 कैरेट। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था। काकतीय राजा इसकी चमक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में स्थापित करवा दिया। लेकिन मंदिर की ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। 13वीं सदी में खोजे जाने के बाद 14वीं सदी आते आते अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इसे लूट लिया। फिर ये मालवा से होते हुए 15वीं सदी में तोमर राजाओं तक पहुंचा और आखिरकार 1526 के पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने इस पर कब्जा कर लिया। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक इस हीरे का सफर बेहद खूनी और हिंसक रहा। मुगलों के दौर में इस पत्थर के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। मुगल काल में इस हीरे का सबसे शानदार समय आया जब शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन के बिल्कुल ऊपर जड़वाकर उसकी शान बढ़ा दी। पर औरंगजेब के आते ही एक बड़ी त्रासदी हो गई। इस हीरे की चमक और बढ़ाने के लिए एक मशहूर जौहरी को काम सौंपा गया, लेकिन तराशने के चक्कर में ये टूट गया। जरा सोचिए, 793 कैरेट का वो विशाल हीरा घटकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। इसके बाद कहानी मुड़ती है फारस, अफगानिस्तान और एक बेहद चालाक पगड़ी की चाल की तरफ। हुआ यूं कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर एक विनाशकारी हमला किया। सब कुछ लूटने के बाद भी जब उसे वो हीरा नहीं मिला तो उसने एक चालाकी की। उसे गुप्त सूचना मिल चुकी थी कि मुगल सम्राट ने हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। बस फिर क्या था, जीत की खुशी में उसने दोस्ती की निशानी बताकर पगड़ियां बदलने का प्रस्ताव रख दिया। सम्राट मना नहीं कर सके और पगड़ी बदलते ही छिपा हुआ हीरा जमीन पर आ गिरा। फर्श पर चमकते हुए उस पत्थर को देखकर नादिर शाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से फारसी में अचानक निकला कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। यहीं से इसे अपना ये ऐतिहासिक नाम मिला। हालांकि नामकरण के साथ ही नादिर शाह की बर्बादी भी शुरू हो गई। वो इसे ईरान तो ले गया, पर बाद में अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठा। अब बात करते हैं सिख साम्राज्य के युग की। ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते ये हीरा एक बार फिर भारत लौटा और महाराजा रणजीत सिंह को उपहार में मिला। पर यहां आने के बाद क्या हुआ? 1839 में अपनी मृत्यु के करीब महाराजा इसे एक मंदिर में दान करना चाहते थे, पर मंत्रियों ने साफ इनकार कर दिया और बस वहीं से पतन शुरू हो गया। उनके बेटे को जहर दे दिया गया। एक के बाद एक उत्तराधिकारियों की हत्याएं हुई और पूरा का पूरा साम्राज्य खून से सन गया। आखिर में सिर्फ 5 साल के दलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। वो पुराना खौफनाक श्राप मानो फिर से अपना काम कर रहा था। इसके बाद आती है ब्रिटिश विजय की बारी। कमजोर पड़ चुके सिख साम्राज्य को हराने के बाद 1849 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इस हीरे पर महारानी विक्टोरिया के लिए कब्जा कर लिया। लेकिन जब कोहिनूर समुद्र का खतरनाक सफर तय करके लंदन पहुंचा तो वहां की जनता इसकी चमक देखकर थोड़ी निराश हुई। इसलिए महारानी ने इसे यूरोपियन स्टाइल में दोबारा तराशने का हुक्म दे दिया। करीब 38 दिन की कटाई के बाद यह हीरा आज के अपने वजन यानी 105.6 कैरेट पर आ गया। यहां कोहिनूर के उस श्राप की कथा पर गौर करें तो एक अजीब सा ऐतिहासिक सच सामने आता है।
ध्यान दीजिएगा, जिन भी पुरुष राजाओं ने इसे पहना उन्हें अपने साम्राज्य गंवाने पड़े, बेरहम हत्याएं सहनी पड़ी या वे पागलपन का शिकार हो गए। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जिन ब्रिटिश महारानियों ने इसे धारण किया, उनका शासनकाल लंबा, सुरक्षित और स्थिर रहा। इतिहास की ऐसी नाटकीय विडंबना शायद ही कहीं और देखने को मिले। आइए अब आधुनिक दावों और इस पर चल रहे विवादों को समझते हैं। आज के दौर में कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं रहा, बल्कि पहचान और विरासत पर अधिकार का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सदियों के इन जंगों ने इसके स्वामित्व का एक उलझा हुआ जाल बुन दिया है। भारत इसका दावा अपनी भौगोलिक उत्पत्ति और लूटी गई सांस्कृतिक विरासत के आधार पर करता है। पाकिस्तान का तर्क है कि जब हीरा लिया गया तब लाहौर सिख साम्राज्य की राजधानी थी। अफगानिस्तान इसे दुरानी साम्राज्य से जोड़ता है, तो वहीं ईरान का दावा नादिर शाह की ऐतिहासिक जीत पर टिका है। सबके अपने अपने तर्क हैं। इन सभी दावों के बीच ब्रिटिश सरकार का रुख एकदम स्पष्ट और अडिग रहा है। उनका सीधा सा तर्क है कि कोहिनूर पिछले 150 सालों से ब्रिटिश विरासत का अटूट हिस्सा रहा है और इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। उन्होंने क्राउन जूल्स में इसके लंबे इतिहास का हवाला देते हुए इसे लौटाने से लगातार और साफ इनकार किया है। हाल के कुछ सालों में ये बहस और भी तेज हुई है। 2015 में जब ऑक्सफोर्ड में ब्रिटिश औपनिवेशिक लूट की कड़ी आलोचना हुई, तो उसके अगले ही साल 2016 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसकी वापसी के लिए एक याचिका दायर की गई। पर दिलचस्प बात यह रही कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में तर्क दिया कि इसे चुराया नहीं गया था, बल्कि लाहौर की संधि के तहत बाकायदा सौंपा गया था, और इसी सख्त कानूनी दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चोरी के दावों को खारिज कर दिया। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या कोहिनूर एक दर्दनाक औपनिवेशिक अतीत का दुखद प्रतीक है जिसे उसके घर से छीन लिया गया, या फिर ये वैश्विक इतिहास की एक कानूनी तौर पर हासिल की गई कलाकृति है जो वक्त के साथ नए हाथों में चली गई? रोशनी का पहाड़ कहलाने वाला ये रत्न अपने पीछे जो जटिल विरासत छोड़ गया है, वो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।